हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जनरली बच्चों को पूछने पे वो यही बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब न्यूट्रिशन है। लेकिन ये सब न्यूट्रिशन नहीं, ये न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रिएंट वो चीजें हैं जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं बॉडी में, और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीजें एब्जॉर्ब होगी। न्यूट्रिशन जनरली आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाता है। बच्चों, अगर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है तो हमें दोनों चीजें पढ़नी होंगी। सबसे पहला जो प्लांट में होता है और दूसरा जो एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेंगे जो काफी हद तक बाकी सारे एनिमल से मिलता जुलता है। जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ना होगा। ऑटो वर्ड से ये साफ हो जाता है, यानी प्लांट जो है अपने आप खुद का खाना खुद बनाता है। जब हम बात कर रहे हैं खाने की, तो खाना यानी ग्लूकोज। प्लांट इस चीज को फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। जिनमें से क्लोरोफिल प्लांट के अंदर ही होता है, सनलाइट सन से मिलता है, CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है, H2O वाटर से मिलता है। वाटर जो है वो सॉइल में होता है और वो रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो आपको लिखना है वाटर ऑब्टेन सॉइल से होता है, लेकिन एब्जॉर्ब रूट से होता है। जहां तक बात है क्लोरोफिल की, ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल के अंदर पाया जाता है और इवन ये गार्ड सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यही ग्रीन पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, जहां तक बात है CO2 की, ये एटमॉस्फेयर में 0.03% में अवेलेबल होता है। लेकिन जब इसको एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो प्लांट के अंदर लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। जब हम बात करते हैं प्लांट के लीफ की, तो उसके ऊपर के तरफ स्टोमेटा की क्वांटिटी कम होती है, जबकि नीचे के तरफ स्टोमेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। CBSE यही क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्यों स्टोमेटा की क्वांटिटी नीचे ज्यादा होती है और ऊपर कम होती है। इसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि ऊपर के तरफ धूप गिरती है। अगर स्टोमेटा ओपन होता है और इस धूप के हीट के वजह से वाटर इवापोरेट कर जाएगा, तो वो बहुत तेजी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए नीचे की तरफ स्टोमेटा ज्यादा होता है। जैसे ही धूप ऊपर गिरती है, नीचे की तरफ शेडी एरिया रहता है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ही कम होता है और धीरे धीरे वाटर बाहर निकलता है, ज्यादा तेजी से नहीं निकलता है। यही इसका स्पेसिफिक रीजन है और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अब सवाल ये उठता है कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। स्टोमेटा के आसपास में दो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स किडनी शेप के होते हैं, जो हमारे किडनी जैसे या फिर राजमा जैसे दिखते हो। दिन के वक्त जब स्टोमेटा का ओपन होना होता है, तब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है। जैसे ही वो स्वेल होता है, स्टोमेटल पोर यानी अंदर का सेंटर ओपन हो जाता है। जैसे ही उसे बंद करना हो स्टोमेटा, तो वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने पे स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्क्रीन पे दिखाया हुआ जो आंसर दिया हुआ है, इस आंसर को अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे जनरली प्लांट्स टोमेटो को दिन के टाइम पे ओपन करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट हो गए। डेजर्ट प्लांट अगर दिन के वक्त टोमेटो ओपन करेंगे तो हैवी हीट के वजह से पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा और प्लांट डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए दिन के वक्त टोमेटो ओपन नहीं किया जाता है इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स रात के वक्त टोमेटो ओपन करती है। एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको उसी तरह से रख दिया जाता है सुबह होने तक। जैसे ही सुबह होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक छोटा सा टेक्निक है जो डेजर्ट प्लांट्स यूज करती है ताकि अपने आप को जिंदा रख सके। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड दो एक्टिविटी आपके बुक में मेंशन किया गया है। ये पहला एक्टिविटी जो है वो इस बारे में है कि प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए प्लांट के लीफ में छोटा सा ब्लैक पेपर लगा दिया जाता है। इस ब्लैक पेपर को इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी तरह से सनलाइट प्लांट के लीफ में एंटर ना हो सके।
जबकि उस पेपर को छोड़ के बाकी जो जगह है वहां पे सनलाइट क्लियरली गिरेगा। जब इसी लीफ को ले लिया जाता है आयोडीन टेस्ट करने के लिए, यानी उस ब्लैक पेपर को हटा के लीफ को तोड़ के जब उसका आयोडीन टेस्ट किया जाता है, तो जहां पे ब्लैक पेपर था वहां पे आयोडीन टेस्ट फेल हो जाता है, जबकि दोनों तरफ लीफ के बाकी के एरिया में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होता है। आखिर ऐसा क्यों और आयोडीन टेस्ट के पीछे एक्चुअली प्रिंसिपल छुपा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जब प्लांट ग्लूकोज बनाती है विच इज C6H12O6, ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है प्लांट के लीफ के अंदर। कुछ ग्लूकोज यूज हो जाता है प्लांट के ग्रोथ, रिपेयर और अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस में, लेकिन ज्यादातर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आखिर ये स्टार्च क्या है? आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो आप डायरेक्टली लिखेंगे स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का पॉलीमर है वो, और बार बार ग्लूकोज के सारे यूनिट्स को जोड़ के स्टार्च बनाया जाता है। एक लंबा सा चेन होता है, इसे हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च में जब भी आयोडीन डाला जाए तो आयोडीन स्टार्च के मॉलिक्यूल्स के अंदर फंस जाता है और वो ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको लिखना हो तो ब्लूइश ब्लैक ही होना चाहिए। ये ब्लू नहीं, ब्लैक नहीं, वायलेट नहीं, पर्पल नहीं, बल्कि ब्लूइश ब्लैक। ट्रस्ट मी, सीबीएसई बाकी सारे आंसर्स को कैंसिल कर देगा अगर आपने ब्लूइश ब्लैक या ब्लू ब्लैक नहीं लिखा तो। इस एक्टिविटी में क्लियर है कि जहां पे ब्लैक पेपर रखा गया था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली गिरा नहीं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से ग्लूकोज नहीं बना और ना ही स्टार्च का प्रोडक्शन हो पाया। इसलिए उस एरिया में स्टार्च नहीं होने की वजह से आयोडीन टेस्ट जो है नेगेटिव आया, जबकि उसके साइड के एरिया में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि वो ओपन था और फोटोसिंथेसिस लाइट की वजह से हो रहा था। इससे ये प्रूव होता है कि सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरे एक्टिविटी में चले तो उसमें यह दिखाया गया कि दो प्लांट लिए गए हैं, उनको कवर अप कर दिया गया बेल जार से। बेल जार ट्रांसपेरेंट होती है तो सनलाइट आराम से अंदर आ सकता है, लेकिन उसे नीचे बॉटम से सील कर दिया गया वैसलीन से। एक बेल जार के अंदर प्लांट के साथ साथ एक प्लेट में KOH रखा गया था। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरे प्लांट में कुछ भी नहीं रखा गया। जब इसको काफी दिन तक छोड़ दिया गया तो ये नोटिस करने को मिला कि जिस प्लांट में KOH रखा गया था वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा था, जबकि दूसरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस जैसे हो रहा था लगभग वैसे ही चल रहा था। इसका कारण क्या है? कारण सिंपल है। KOH, which is potassium hydroxide, is able to absorb all the CO2 present in the bell jar। तो बेल जार के अंदर के सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेने के वजह से बेल जार के अंदर के प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि CO2 की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। एक ऐसा न्यूट्रिशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए उसको डिपेंड रहना पड़ता है किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या किसी और तरह के एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैरासाइटिक, जिसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। पैरासाइट होस्ट के बॉडी के अंदर या बाहर रहते हुए उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा और जिंदा रहेगा। पैरासाइट की हमेशा कोशिश यही रहती है कि होस्ट को मारा नहीं जाए, क्योंकि अगर होस्ट मर जाएगा तो पैरासाइट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए पैरासाइट होस्ट को जिंदा ही रखता है। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है। जैसे कि फंगस जो है वो कुछ डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो होता है, उसी में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है और जिंदा रहता है। डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, तब तक ऑर्गेनिज्म जो है काफी हद तक रिप्रोड्यूस कर चुका होता है। तीसरा तरीका है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड को माउथ के थ्रू, उसे डाइजेस्ट करता है, एब्सॉर्ब करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है एनस से। इसके क्लासिक एग्जांपल्स है ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स या कोई भी हायर ऑर्गेनिजम्स। जब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की तो सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना होगा दो पार्ट में। पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंस ये होता है कि यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक सेल होता है जिसको सारे न्यूट्रिशन के एक्टिविटीज को कैरी आउट करना होता है, जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स होते हैं
जो मिलजुल के ये न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं। यूनिसेलुलर की बात करूं तो एक क्लासिक एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में अमीबा की। अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको फूड जब ऑब्टेन करना हो तो वो एक फॉल्स फीड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, इसीलिए वो एक फॉल्स फीड प्रोड्यूस करता है स्यूडोपोडिया। उस फॉल्स फीड के अंदर फूड को रखा जाता है और उसे क्लोज कर दिया जाता है। उसको क्लोज करने की वजह से फूड बाहर नहीं निकल पाता है और वो एक छोटे से पैकेट में फंस जाता है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाला जाता है, फूड को ब्रेक किया जाता है, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें फूड वैक्यूल को ओपन करके बाहर थ्रो कर दिया जाता है। एक सिंपल सा मैकेनिज्म है अमीबा का जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है और आप उसी डायग्राम को यूज कर सकते हैं एग्जाम में, या एग्जाम में अगर वो डायग्राम दिया जाए तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा ही एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पूरे बॉडी में सीलिया लगा है लेकिन एक ही माउथ प्रेजेंट रहता है और पैरामीशियम अपना शेप चेंज नहीं कर पाता। इसलिए पैरामीशियम के किसी और जगह पे अगर फूड पहुंचता हो तो उसे पुश करके माउथ तक लेके आया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ये ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो फूड को धक्का मार के पहुंचाया जाता है माउथ तक। माउथ में इंजेस्ट किया जाता है, उसे डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और माउथ से ही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग से मिलता जुलता डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। अगर हम ये समझ लेंगे कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में। तो ये माउथ से एनस तक का जो ट्यूब है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। इस एलिमेंट्री कैनल को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ में टंग, टीथ, ये दो चीज प्रेजेंट रहता है। टीथ जो है उस फूड को ब्रेक करने के काम आता है और ब्रेक करते 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 छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई आपको साफ साफ पूछ सकती है कि फूड को च्यू क्यों किया जाता है, या ऐसा क्यों कहा जाता है कि फूड को अच्छे से च्यू करके खाया जाए। जब फूड को च्यू किया जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जब बड़ा टुकड़ा बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाएगा तो उस बड़े टुकड़े का सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ इतना होगा, लेकिन जब उसके टुकड़े किए जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा सरफेस एरिया होने के वजह से बहुत ज्यादा जल्दी एंजाइम्स काम करेंगे। So if you have to write down the answer of why the food is being chewed, you have to write down that the food is chewed so that the surface area of the food increases and the enzymes would work faster compared to the whole food. दूसरी चीज जो माउथ के अंदर प्रेजेंट रहती है वो है टंग। टंग एक हेविली मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब जुड़े रहते हैं और ये ट्यूब जाके मिलते हैं एक ग्लैंड से जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सलाइवा यानी वही थूक जो आपके मुंह में प्रेजेंट होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये याद रखना है वो ये कि इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक करता है फूड को, यानी कि स्टार्च को ब्रेक करता है इनटू सिंपल शुगर। अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख दे कि वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वो स्टार्च को माल्टोज या कभी कभार फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। इससे ये साफ प्रूफ हो जाता है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, क्योंकि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो सबसे पहले माउथ के अंदर ही होता है। इस च्यू किए हुए फूड को जैसे ही हम स्वॉलो करते हैं ये अंदर चले जाता है इनटू अ पाइप दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप। इस फूड पाइप को हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ये फूड जैसे ही ईसोफेगस में पहुंचता है, ईसोफेगस के आसपास में कुछ मसल्स होते हैं जो एक तरह के मूवमेंट कैरी आउट करते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एक वेव जैसा मूवमेंट होता है जिसमें वो खाने को ढकेल ढकेल के अंदर पहुंचाता है इनटू द स्टमक। खाना ऐसा होता है उसे फूड पाइप जो है पुश करते 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 नीचे पहुंचा देता है। ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि किसी इंसान ने अगर निगला हो खाना यानी स्वॉलो किया हो और उसे उल्टा कर दिया जाए और झटका जाए तभी भी वो खाना बाहर नहीं आएगा, वो सीधा स्टमक में ही एंटर होगा।
जैसे ही खाना स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर 3 चीज़ें होती है जो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, तो यही 3 चीज़ों के बारे में क्लियरली मेंशन करना है। पहली चीज़ जो होती है वो है एचसीएल, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। इन तीनों का रोल जो है सीबीएसई ने कई बार अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और इसका पीएच लगभग 1.8 होता है, जो हाईली एसिडिक होता है। इस हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में फूड जैसे ही पहुंचता है वो और भी ब्रेक होना शुरू होता है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। HCl के प्रेजेंस में अगर किसी भी तरह का कोई पैथोजन एंटर हुआ हो खाने के साथ, तो उसके भी मरने की काफ़ी संभावना रहती है। सो HCl कैन किल द पैथोजन प्रेजेंट इन द फूड। तीसरा फंक्शन HCl का होता है कि उसने एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना रखा होता है। इस एसिडिक एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में ही दूसरा चीज़ काम कर पाता है और वो है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है और ये तभी काम कर पाता है जब एनवायरनमेंट एसिडिक हो तो। पेप्सिन का काम होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे। तीसरा चीज़ जो प्रेजेंट रहता है वो है म्यूकस। म्यूकस एक ऐसा स्लाइमी प्रोडक्ट है जो पूरे स्टमक के इनर लाइनिंग को कवर अप करता है। इससे होता यह है कि HCl जो कि एसिडिक है, ये स्टमक के इनर लाइनिंग के सेल्स को बर्न नहीं कर पाता। म्यूकस बीच में आ जाता है जिस वजह से HCl उसको क्रॉस करके स्टमक के इनर सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है एक सी शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डुओडेनम। डुओडेनम में एक छोटा सा ट्यूब आके जॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि उसमें हेपेटो यानी लिवर जुड़ा हुआ रहता है और साथ में एक और ऑर्गन जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास और लिवर दोनों से ही ये ट्यूब आके एक कॉमन ट्यूब में ज्वाइन होता है, उसी को हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट लिवर से एक एंजाइम कलेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल, और पैनक्रियास से एक जूस कलेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स प्रेजेंट है जिनमें से अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो पहले समझते हैं कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है। लिवर जैसे ही बाइल जूस सिक्रीट करती है, ये बाइल जूस डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट में नहीं जाता है बल्कि एक छोटे से ऑर्गन में कलेक्ट हो जाता है। उस ऑर्गन को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर्ड रहता है तब तक जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे ही बाइल जूस की ज़रूरत हो तो गॉल ब्लैडर के आसपास के मसल उसे स्क्वीज करते हैं, जिसके वजह से उसमें से बाइल जूस एक पर्टिकुलर अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है। बाइल जूस का 2 फंक्शन है। पहला वो बेसिक है, तो एसिडिक फूड जो स्टमक से बाहर निकल रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बर्न कर सकता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जैसे ही ये बेसिक बाइल जूस एसिडिक फूड के साथ कांटेक्ट में आता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या किसी भी तरह का डैमेज नहीं हो पाता। दूसरा फंक्शन बाइल जूस का ये है कि वो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन में फैट के एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। एज वी नो, जैसे ही बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है और उस पर एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट 3 एंजाइम अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अमाइलेज किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसी भी तरह के प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और लाइपेज किसी भी तरह के फैट को ब्रेक करके कन्वर्ट कर देता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला दिया जाए तो वो फैट ही बन जाता है, इसीलिए वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट का। इन सारे प्रोडक्ट्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये सारे प्रोडक्ट्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का सरफेस स्मूथ नहीं होता, उस सरफेस में आपको छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिलेंगे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई कहते हैं। जैसे ही फूड को आगे बढ़ाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये विलाई के कांटेक्ट में आते हैं। विलाई इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती है। ये ब्लड वेसल्स उन सारी जगहों पे ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस स्मूथ क्यों नहीं है, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों प्रेजेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी विलाई को अगर खींच के फ्लैट कर दिया जाए
तो एक छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बन जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पॉसिबल है। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाई आर विलाइज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन? द आंसर इज वेरी सिंपल, that it increases the surface area which increases the maximum absorption of food. स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के बाद यही प्रोडक्ट्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो है वाटर एब्जॉर्ब करना। इस प्रोडक्ट के अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट था उन सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वाटर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक पेस्ट के फॉर्म में एनस से बाहर निकलेगा। अगर ये पूरी तरह से सूख गया होगा और पूरा एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा वाटर का, तो वो पेस्ट के फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रुक जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वाटर छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। इस थोड़े से वाटर और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे मूव करते हुए पहुंचता है एक छोटे से पार्ट में जिसको हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम में ये फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है वो पहुंच जाता है और स्टोर रहता है। जैसे ही ये ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है एनस के तरफ। एनस में दो किस्म का मसल होता है, एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो इनवॉलेंट्री होता है। जैसे ही प्रेशर रेक्टम से बढ़ता है वो ओपन हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होता है। तो जैसे ही हमें वो प्रेशर महसूस होता है, वी कैन डिसाइड व्हेन टू ओपन दैट एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड लेट द एक्सक्रीटा बी रिमूव्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से सारा फूड डाइजेस्ट होते हुए जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं उस चीज़ को एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। यह है ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग। सीबीएसई कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछ सकती है, जैसे कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की ज़रूरत क्या है, स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट क्यों होता है इवन दो वो बहुत एसिडिक होता है और वो डैमेज कर सकता है हमारी बॉडी को। और भी कई सिंपल क्वेश्चंस है जिनके बारे में मैंने एक छोटा सा PDF बना रखा है। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो कमेंट में अपना ईमेल ID डालिएगा और लिख दीजिएगा PDF, तो मैं आपको इस ईमेल ID में अपना PDF सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली बार हम मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट।